हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्ञानेन, मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। हमारा चल रहा था बेटा जी चैप्टर नंबर कौन सा 7। चैप्टर नंबर 7 में हमने पादप हार्मोन शुरू किए थे। पादप हार्मोन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। पादप हार्मोन हमने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ लिया था, जिब्रेलिन पढ़ा था। जनरली पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वृद्धि सहायक होते हैं, एक वृद्धि रोधक होते हैं। वृद्धि सहायक में कौन कौन से आते हैं? जिब्रेलिन आता था, साइटोकाइनिन आता था और ऑक्सिन आता था। तो ऑक्सिन हमने पढ़ लिया था। आज हम जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। फिर वृद्धि रोधक में कौन से आते हैं? एथिलीन आता है और एप्सिक अम्ल आता है। ये दोनों को पढ़ेंगे। आज हमारे पादप हार्मोन आज हमें ख़त्म करने हैं। ठीक है बेटा जी, आज हमको क्या करने हैं? पादप हार्मोन सारे के सारे खत्म कर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अब हेडिंग लगा लेंगे कौन सी? जिब्रेलिन। ऑक्सिन पढ़ लिए थे, जिब्रेलिन पढ़ेंगे अब आज हम। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन से भी बोल देते हैं, जिब्रेलिन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिब्रेलिन, अब इसको पढ़ना है हमें। ये भी कैसा हार्मोन है? वृद्धि सहायक हार्मोन है, अर्थात ये भी वृद्धि को प्रेरित करेगा। पौधों में क्या करेगा? वृद्धि को प्रेरित करेगा। तो लिख लेंगे यह भी एक वृद्धि सहायक हार्मोन है। याबुता, क्या बोले? याबुता व क्या? हयासी। नाम अच्छे अच्छे हैं, फिलहाल साइंटिस्ट हैं। याबुता व हयासी ने 1930 में इस वृद्धिरोधक या फिर एक वृद्धिरोधक रस को, ये रस ही होते हैं, रस को पृथक किया तथा उसे जिब्रेलिन ए नाम दिया। क्या नाम दिया? जिब्रेलिन ए नाम दिया। ठीक है, इतना हो गया। इनकी मतलब इनको सबसे पहले किसने पृथक किया था? याबुता और हयासी ने। क्या नाम दिया था? जिब्रेलिन ए, जिसे हम आज जिब्रेलिन के नाम से जानते हैं। अब इसकी उपयोगिता लिख लेंगे। क्या हो सकता है? थोड़ा सा घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है बेटा जी, फैन चल रहा है। फैन चलाना मजबूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो उपयोगिता देखो। पहला क्या हो जाएगा? बस वही तो होगा। यह भी पौधों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। यह भी पौधों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। अगला, सेब, नाशपाती। हमने कल पढ़ा था ना पिछले वीडियो में अनसेक फलन, तो इसके सहायता से भी हम अनसेक फलन कर सकते हैं। सेब हो गया, नाशपाती, जैसे फलों में ऑक्सिन की अपेक्षा जिब्रेलिन से अधिक आसानी से या फिर अच्छा अनिषेक फलन क्या कर सकते हैं इसके। या भी सेब तथा नाशपाती जैसे फलों में ऑक्सिन की अपेक्षा जिब्रेलिन द्वारा अनिषेक फलन अधिक सफलता से कराया जा सकता है। ठीक है,
अंगूर भी है इसके प्रभाव से बड़े तथा बीज रहित उत्पन्न होते हैं। जिब्रेलिन द्वारा अंगूर भी बीज रहित और बड़े बड़े उत्पन्न हो जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अगला लिख लेंगे बेटा जी। अगला क्या हो जाएगा? अगला आ जाता है हमारा बोल्टिंग। क्या आ जाता है? बोल्टिंग। हेडिंग नहीं बनाना है हालांकि आपको, हम बता रहे हैं बोल्टिंग क्या है। बोल्टिंग में इसकी यूज है। अब ये बोल्टिंग क्या है ये जान लेते हैं। देखो, जैसे जिब्रेलिन पर्व जो तो होते हैं ना, पर्व त्योहार वाले पर्व नहीं है, जो पर्व जिब्रेलिन पर्व जो, जैसे कि ये स्टेम है, ये तना है, यहाँ पे जो एक बड निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, फूटेगा तो यहाँ से नई शाखा नई डाल निकलने लगी, तो ये क्या होगा? ये पर्व कहलाएगा। ठीक है बेटा जी, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? पर्व या नोड। ठीक है, तो इनमें क्या करता है ये जिब्रेलिन? पर्व की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करके तने की लंबाई बढ़ाता है। समझ गए? इनका दीर्घीकरण करेगा, फिर तने की लंबाई बढ़ती चले। दीर्घीकरण मतलब यही हुआ कि कोशिकाओं में वृद्धि होगी। कोशिकाओं में दीर्घीकरण बोलेंगे तो क्या? कोशिकाओं में वृद्धि होना ही क्या है? दीर्घीकरण है। समझ गए? तो ये काम करता है जिब्रेलिन। और क्या करता है? द्विवर्षीय पौधों में जिनका तना अत्यंत हाश्रित होता है, अर्थात पर्व संधियाँ अत्यधिक पास होती हैं, ठीक है, जिब्रेलिन देने से तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? बोल्डिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। समझ गए? द्विवर्षीय पौधे जो 2 साल के होते हैं, उनमें क्या होता है? उनके में पर्व संधियाँ बहुत पास होती हैं, बहुत पास। अब पास होती तो इनकी शाखाएं बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। सभी अपना है, उतनी जगह भी पर्याप्त नहीं होती। लेकिन जिब्रेलिन देने से इनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, इनकी कोशिकाओं में दीर्घीकरण तेजी से होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। समझ गए? तो पर्व संधों की कोशिकाओं में दीर्घीकरण कराना ही क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। समझ गए बेटा जी? अगला जैसे कि प्रकाशवधि समझते हो? प्रकाशवधि क्या होती है? जैसे कि पादपों में पुष्प आने का एक निश्चित टाइम होता है। क्या होता है? पुष्प आने का निश्चित टाइम होता है। पादपों में पुष्प आने का जो अवधि होती है उसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश अवधि। समझिए, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश अवधि बोलते हैं। तो प्रकाश अवधि, दीर्घ प्रकाश अवधि को, दीर्घ मतलब मान लो कि पहले 6 माह में पुष्प आने हैं पौधे में किसी, जैसे आम वगैरह होते हैं उनमें 1 साल में पुष्प आते हैं। ऐसा तो नहीं 3 बार पुष्प लेके 3 बार आम आ जाएं, 3 बार हम आम खा लें बढ़िया अच्छे से, ऐसा तो होता नहीं है। एक उनका टाइम पीरियड होता है, उनका क्या होता है? दीर्घ प्रकाश अवधि होती है। अगर दीर्घ प्रकाश अवधि है तो उसे जिब्रेलिन देकर लघु में, किसमें बेटा जी? लघु प्रकाश अवधि में, लघु प्रकाश अवधि में, ये इसको मिला के लिखेंगे तो अवधि हो जाएगा, प्रकाशावधि हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मिला दें हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकाशावधि। ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा। प्रकाशावधि को दीर्घ प्रकाशावधि को लघु प्रकाशावधि में बदला जा सकता है। अर्थात पुष्पन की क्रिया को क्या करता है? जिब्रेलिन प्रेरित करता है। भाई पुष्प का खिलना ही या पुष्प का आना पौधों में क्या कहलाता है? पुष्पन कहलाता है। अब पुष्पन आ रहा है 6 माह में, पुष्पन को ये क्या कर देगा? घटा के 4 माह में कर देगा। तो पुष्पन क्रिया को ये क्या करता है? पुष्पन क्रिया में वृद्धि करता है या पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है कि ताकि वो जल्दी से जल्दी हो सके। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ऐसे आप लिख लेंगे जैसे। ठीक है, अगला बता देते हैं बसंतीकरण। हालांकि बसंतीकरण अभी यहाँ पे ना पढ़े तो था। बसंतीकरण अलग, प्रसुप्तावस्था को दूर करना। अगला लिख लेंगे जिब्रेलिन प्रसुप्तावस्था को दूर करता है। जिब्रेलिन प्रसुप्तावस्था को दूर करता है।
समझ गए। प्रसुप्तावस्था क्या है? जैसे आलू है, आलू हमने लगाया यहाँ पे, इसमें कंद नहीं बने, इसमें जो ये निकलते हैं ना, देखा होगा आलू जमने लगता है तो यहाँ पे कंद निकलते हैं, उन्हें कंद बोलते हैं। तो कंद नहीं आ रहे, मतलब आलू किस अवस्था में? प्रसुप्तावस्था में। अब जिब्रेलिन डालेंगे तो इसमें कंद प्रेरित हो जाएंगे, कंद निकलने लगेंगे, अर्थात इसकी प्रसुप्तावस्था क्या हो गई? दूर हो गई, इसमें अंकुरण शुरू हो जाएगा। समझ गए? अब इससे फिर नया पौधा आसानी से बन जाएगा। अर्थात प्रसुप्तावस्था को दूर करने में जिब्रेलिन का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अब इसकी उपयोगिता हो गई ख़त्म। अब अगला हार्मोन आ जाता है हमारा साइटोकाइनिन, या साइटोकाइनिन से भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन्स। तीसरा है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स ये पढ़ना है। मिलर कौन से साइंटिस्ट थे? मिलर भैया थे। 1955 में मिलर तथा उनके सहयोगियों ने 1955 में साइटोकाइनिन की खोज की थी। साइटोकाइनिन ने क्या की थी? खोज की थी। साइटोकाइनिन क्या की थी? खोज की थी बेटा दी। ठीक हो, यह पदार्थ कोश का विभाजन प्रेरित कर सकता है। यह क्या कर सकता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? अब कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा तो सीधी सी बात है, क्या होगा? पौधों में वृद्धि होगी। अब यही जान लेते हैं उपयोगिता। साइटोकाइनिन की क्या उपयोगिता? इसकी उपयोगिता लिख लो बेटा जी। चलो, पहला, अगर साइटोकाइनिन को ऑक्सिन के साथ, अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ आ जाए तो वह जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें तेजी से उनमें वृद्धि करता है। क्या करता है? उनमें तेजी से वृद्धि करता है। यहाँ तक कि जो अस्थायी और जीवित कोशिकाएं होती हैं, अस्थायी कोशिकाएं जो जिनमें विभाजन रुक जाता है, होता नहीं है, उनमें भी ये विभाजन को प्रेरित कर देते हैं। ठीक है, जब साइटोकाइनिन्स ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन्स ऑक्सिन के साथ अस्थायी व जीवित कोशिका में भी विभाजन प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अकेले इतने प्रभावी नहीं होता है। अकेले इतना प्रभावी नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। अगला है कोशिका दीर्घीकरण आ जाता है। यह कोशिका के दीर्घीकरण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। अगला लिख लेंगे, यह कोशिका के दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। दीर्घीकरण क्या है? अभी हमने आपको बताया। ठीक है, समझ गए। अगला है शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखो, शीर्षस्थ कलिका, जो शीर्ष पर कलिकाएं होती हैं, कौन सी कलिका? शीर्षस्थ कलिका। जो शीर्ष पर कलियां उठती हैं, पौधे के टॉप पर, या फुनगी में कह सकते हैं। फुनगी मतलब पौधे का शीर्ष भाग। ठीक है, उनमें जो कलियां उठती हैं उनको ये क्या करते हैं? उनके पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि, उन कलिकाओं की वृद्धि को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, या शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जिसे शीर्ष प्रमुखता क्या होती है? नियंत्रित होती है। समझ गए? शीर्ष प्रमुखता नियंत्रित होती है। होता क्या है? देखो, जैसे ये कोई स्टेम है, ये इसका टॉप है, ये इसका क्या है? ये तो इसका टॉप है।
यहाँ शीर्ष पर जो कलिकाएँ निकलेंगी वो शीर्ष कलिकाएँ कहलाएंगी। जो पार्श्व में निकलेंगे, क्या क्या निकलेंगे, जो पार्श्व में अगल बगल निकलेंगी, ये कौन सी कलिकाएँ, ये पार्श्व कलिकाएँ बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, पार्श्व कलिका। ठीक है बच्चा जी। तो इसको रोक कर इनको प्रेरित करेगा कि ये वाली बढ़े। साइटोकाइनेस क्या करेगा, इन वाली को प्रेरित करेगा कि ये इनमें वृद्धि हो, इसमें वृद्धि न हो, लंबाई न बढ़े, ताकि साइड में भी निकलते रहें। जब ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन होता है, क्योंकि ऑक्सिन भी तो बनता है इनमें शीर्ष में, वो ऑक्सिन जो होता है शीर्ष कलिकाओं में ही बनता है। समझ गए। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन जब साथ होते तो इनको तो क्या करते हैं, नियंत्रित करके, ना तो इनको ज़्यादा बढ़ने देते हैं और ना ही फिर इसको ज़्यादा बढ़, इनकी वृद्धि को भी नियंत्रित करते, ताकि साइड में भी उतना ज़्यादा वृद्धि ना हो कि साइड में ही हो, ऊपर को ना जाए। ठीक है, कुल मिलाकर उसकी मेंटेन करते हैं, ना को साइड में उतना बड़ा हो जाए, ना तो ऊपर को ही ज़्यादा बड़ा हो सके। समझ आ गई बात बेटा जी। इसीलिए तो क्या होता है, जब हम छटनी कर देते हैं पौधों की, ये वाली काट देते हैं साइड वाले, तो लंबाई में वृद्धि होती है, क्योंकि जब जो हार्मोन होते हैं वो इधर का प्रभाव छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रभाव छोड़ देते हैं, आगे दूसरा हार्मोन आगे अपना काम करता रहता है, जैसे ऑक्सीन होगा तो उसकी लंबाई में वृद्धि करता जाएगा, यह होता है। चलो अगला क्या आ जाता है, प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण, जैसे तंबाकू व सलाद जैसे बीज जिनको अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और साइटोकाइनिन की मदद से अंधकार में ही उगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे तंबाकू, ये इन सभी के बीजों को किसकी आवश्यकता होती है उगाने के लिए, प्रकाश की, लेकिन साइटोकाइनिन की मदद से हम कहाँ उगा सकते हैं बेटा जी, हम इन्हें कहाँ उगा सकते हैं, हम इन्हें अंधकार में भी उगा सकते हैं। चलो ये हमारे वृद्धि सहायक हो गए ख़त्म, वृद्धि सहायक हो गए बेटा जी ख़त्म। अब आ जाता हमारा एब्सिक अम्ल। क्या आ जाता है, एब्सिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल आ जाता है। ये क्या होता है, वृद्धि रोधक होता है। ये पौधों में वृद्धि को प्रेरित नहीं करते, ये वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, ये पौधों में वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। एब्सिसिक एसिड, तो लिख लो बेटा जी, यह एक वृद्धिरोधक हार्मोन है, वृद्धिरोधक हार्मोन। वायरिंग तथा उनके सहयोगियों ने 1964 में, कब, 1964 में इस हार्मोन को सर्वप्रथम पृथक किया, इस हार्मोन को सर्वप्रथम पृथक किया। समझ गए। अब इसकी उपयोगिता लिख लेते हैं, इसकी क्या लिख लेते हैं बेटा जी, उपयोगिता लिख लेते हैं। क्या काम करता है ये पौधों में, क्या क्या काम हो सकते हैं, उपयोगिता। तो मैं आपको बता दूं, पहला इसका काम हो जाता है, यह पत्तियों, पुष्पों एवं फलों में विलगन को प्रेरित करता है। किसमें, पत्तियों, फलों और पुष्पों के विलगन को प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। अब विलगन क्या होता है दर्शक, विलगन क्या होता है, देखो, जैसे कि पादप या पत्तियां टूट कर गिरे, जैसे पत्तियां झड़ती रहती है ना, तो वो क्या हो गई, फल झड़ते रहते हैं, टूट के गिरते रहते हैं, पत्तियां गिरे, पुष्प गिरे टूट के, वो क्रिया क्या कहलाएगी, विलगन कहलाएगा। अर्थात इससे घाटा ही है, देखो फल भी टूट के गिर जाएंगे इससे, ये हार्मोन के होने से, पत्तियां भी गिरेंगी टूट के, फल भी गिरेंगे, पुष्प भी गिरेंगे। अर्थात ये पौधों में इनके सबको क्या करता है, विलगन को प्रेरित करता है। समझ गए। अगला, इससे कलिकाओं व
बीजों में प्रसुप्ता प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। क्या होती है? क्या होती बेटा जी? उत्पन्न होती है। समझिए, इससे बीजों में प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। ठीक है। अब प्रसुप्तावस्था क्या, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। कोई प्रसुप्तावस्था को उत्पन्न करता है, कोई प्रसुप्तावस्था को ख़त्म करता है। अब साइटोकाइनिन प्रसुप्तावस्था को ख़त्म कर रहा था। देख लो, जो उसके अपोजिट में भी एक चीज़, अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, अच्छा है तो बुरा है, हम गंदे हैं तो तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो तो हम गंदे हैं, है ना। हर चीज़ अपोजिट में होती है ना, ये चीज़ देखा गया है जनरली। और ना हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ना बच्चा लोग। सही बोल रहा है ना, बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। चलो अगला कार्य देखते हैं फिर। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण को मंद करता है, मतलब धीमे करता है। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन विभाजन नहीं लिख पाते हो तुम। विभाजन तथा दीर्घी दीर्घी दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। या कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। अगला अगला क्या आ जाता है बच्चा लोग? चौथा, ये लास्ट लिखाते हैं, बस खत्म करते हैं इसको। इससे पत्तियों का पड़हरिम नष्ट हो जाता है तथा प्रोटीन के विघटन से पत्तियां 2 से 3 दिन में क्या पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं, अर्थात जीर्णावस्था उत्पन्न होती है। कौन सी अवस्था? ये अड़ा है, अड़ा है, ये जीर्णावस्था। कौन सी अवस्था बेटा जी? जीर्णावस्था उत्पन्न होती है। देखो, यह पत्तियों में पड़हरिम को क्या करेगा? नष्ट करता है। पड़हरिम को नष्ट करता है तथा प्रोटीन का विघटन करता है, जिससे पत्तियां 2 से 3 दिन में पीली पड़ जाती हैं, अर्थात जीर्णावस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे जीर्णावस्था कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ आ गई बात? चलो अगला एग्जाम्पल, अगला हार्मोन आ जाता है एथिलीन। एथिलीन आता है, आखिरी हो गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा लोग, एथिलीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पादप हार्मोन गैस अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो यही है, ये गैस में होता है। बाकी सभी किस में थे? द्रव में थे। ये किस में होता है बेटा जी? गैस में होता है। एथिलीन, यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। लिख लेंगे, यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इसे फल परिपक्वन हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फल परिपक्वन हार्मोन भी कहा जाता है। परिपक्वन क्यों कहते हैं? क्योंकि फलों को पकाने में काम आता है। फलों के पकाने में क्या आता है? जो फल पक के आते हैं, चाहे केला हो, चाहे तो आम हो, है ना, हमारे पेड़ में नहीं पकते लेकिन मार्केट में पक के आ जाते हैं, वो सब इन्हीं की मदद से पकाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो चलो चलो, अब इसको उपयोग लिख लो, महत्व लिख लो, उपयोगिता लिख लो। सब पहले तो यही हो जाएगा, फलों को पकाने में उपयोगी होता है, या फलों की पकाने में उपयोगी होता है। यह अगला लिखेंगे, यह तने की लंबाई में वृद्धि को कम, यह तने की लंबाई में वृद्धि को कम तथा मोटाई को अधिक करता है। ठीक है, मोटाई अधिक होती है, इससे मोटाई में अधिक करता है। अगला लिख लेंगे, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, यह कलमों, जो कलम होते हैं ना, वही वाले कलम जो कलम लगाते हैं जैसे गुलाब वगैरह के, यह कलमों से जड़ की उत्पत्ति तथा मूल रोमों का निर्माण, जो कलम काट के लगाते हैं बेटा जी,
ठीक है। तो इससे जो जड़ का जल को जड़ की जड़ निकलती है, इसको कौन प्रेरित करता है? ये हार्मोन प्रेरित करता है। या कलमों से क्या लिखेंगे? कलमों से जड़ की उत्पत्ति तथा मूल रोमों का निर्माण आदि को प्रेरित करता है। हो गए पादप हार्मोन खत्म बेटा जी। क्या हो गए? पादप हार्मोन हो गए खत्म। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे कल रखते हैं। अब पादप हार्मोन खत्म होंगे। अब आदमी में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन सबके क्या कार्य होते हैं, यही चीज़ हमें अब पढ़नी है, ठीक है। मानव में जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, ठीक है, उसको पढ़ना है। कुल मिला के 1-2 वीडियो में हो जाएगा, तो फिर हमारा लेसन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, ख्याल रखेंगे, घर पे रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, डिमोटिवेट मत हो। पढ़ते रहो, डिमोटिवेट मत हो, अर्थात पढ़ने के लिए प्रेरित रहो। खुद को प्रेरित करते रहो, दिमाग को समझाते रहो, खुद को समझाते रहो। तुम्हारी लड़ाई खुद से है। मन कहता है ये करो वो करो, पढ़ाई ना करो, टीवी देख लो, घूम लो, मोबाइल चला लो, गाना सुन लो, तो मन की मत सुनो। मन को साले को खुद सुनाओ, ठीक है। मन तुमसे नहीं है, तुम मन से नहीं हो, मन तुमसे होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? मन से आप नहीं, मन आप, मन आपसे मन ना हो, मन आपसे हो, ठीक है। मन से आप ना हो, मन आपसे होना चाहिए। चलो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।